इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी वस्तु का अध्ययन करेंगे जिसे हम मेरिट गुड्स कहते हैं। हिंदी में हम इसे गुण आधारित वस्तु कह सकते हैं। और इस रूप में ये वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसमें कुछ खास गुण होते हैं और ये गुण व्यक्तियों के या समाज के कार्य क्षमता में अभिवृद्धि करते हैं, उनके रहन सहन के स्तर में सुधार करते हैं। और इस दृष्टि से इसमें कुछ कहा जा सकता है कि मनुष्यों के लिए या जनता के लिए लाभदायक विशिष्ट गुण उपलब्ध होते हैं और इसलिए हम इनको गुणाधारित वस्तुएं या मेरिट गुड्स या मेरिट वस्तुओं के नाम से जानते हैं। आर्थिक क्रियाओं में मानव पूंजी का, ह्यूमन कैपिटल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और ये वस्तुएं इस मानव पूंजी के कार्य क्षमता में कई तरह से अभिवृद्धि करती हैं और इसलिए समाज के लिए ये महत्वपूर्ण होता है, सरकारों के लिए ये महत्वपूर्ण होता है, अर्थव्यवस्था के लिए ये वांछनीय होता है कि वह ऐसी गुणाधारित वस्तुओं को जनता तक पहुंचाए, उन्हें उपलब्ध कराए। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि ये जो गुणाधारित वस्तुएं हैं ये एक प्रकार से निजी वस्तुओं की तरह हैं और जो प्राइवेट गुड्स के लक्षण होते हैं, उनकी विशेषताएं होती हैं, वो इन वस्तुओं में होती हैं और इस रूप में इन वस्तुओं का उत्पादन लोगों के अधिमानताओं के अनुरूप मार्केट मैकेनिज्म या बाजार प्रणाली द्वारा संभव है। लेकिन एक समस्या उत्पन्न होती है कि बाजार प्रणाली द्वारा इनके जो मूल्य निर्धारित होते हैं उस मूल्य पर समाज का एक बड़ा वर्ग उन वस्तुओं को खरीदने में अक्षम होता है, जबकि इन वस्तुओं की उनको आवश्यकता होती है। लेकिन जो राइवलनेस होता है या जो वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रतिद्वंदिता होती है उपभोक्ताओं में, और उस प्रतिद्वंदिता के फलस्वरूप जो बाजार में मूल्य निर्धारित होता है उस प्रतिद्वंदिता में वो टिक नहीं पाते हैं और उतना मूल्य देने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक प्रश्न उठता है कि इन वस्तुओं का उत्पादन क्या
बाजार व्यवस्था द्वारा या कीमत यंत्र के माध्यम से वांछनीय है, और यदि कीमत यंत्र के माध्यम से ये वांछनीय नहीं है, क्योंकि लोगों तक इस वस्तु को उनके उपभोग तक पहुंचाया नहीं जा सकता, तो वैसी स्थिति में ये माना जा सकता है कि समाज कल्याण की दृष्टि से और एक जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी है, जो मूलभूत सुविधाओं या मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है, उनकी आपूर्ति से या उनकी संतुष्टि से, उन तक इन वस्तुओं को किस प्रकार पहुंचाया जाए, उन्हें कैसे उपलब्ध कराया जाए, वैसी स्थिति में जो रास्ता हमें मिलता है या सुझाई पड़ता है वो ये है कि इन वस्तुओं का उत्पादन सरकारें करें और उन्हें उन तक पहुंचाएं जो बाजारीय व्यवस्था में इन्हें उपभोग नहीं कर सकते। हम यहाँ पर संक्षेप में इन गुणाधारित वस्तुओं या मेरिट वस्तुओं के लक्षणों के संदर्भ में पढ़ सकते हैं, उनकी कुछ विशिष्टताओं को बताया जा सकता है। तो पहले तो ये हो गया कि ये वस्तुएं, ये जो मेरिट वस्तुएं हैं, ये वैसे ही हैं जैसे निजी वस्तुएं होती हैं, लेकिन और इनके मूल्य भी और इनके उत्पादन भी बाजारी व्यवस्था से संभव हो सकते हैं। लेकिन वैसी स्थिति में समाज के एक वर्ग जिनको इन वस्तुओं की आवश्यकता है और जिनको यदि ये वस्तुएं उपलब्ध हो जाएं तो उनके शारीरिक और मानसिक दोनों स्थितियों में सुधार हो सकता है, उनकी कार्य क्षमता बढ़ सकती है, और ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर एक धनात्मक या एक अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वैसी स्थिति में निजी तंत्र या जो बाजार तंत्र है उसके माध्यम से वहाँ तक इसे पहुँचा पाना नामुमकिन है। तो लक्षण तो सारे इनके हैं, लेकिन इनका जो उत्पादन है वो उपभोक्ताओं के प्रेफरेंसेस के आधार पर बाजार तंत्र द्वारा संभव नहीं है या वांछनीय नहीं है समाज की दृष्टि से। तो उस स्थिति में हम ये कह रहे हैं कि इन वस्तुओं का उत्पादन उपभोक्ताओं के प्रेफरेंसेस के आधार पर नहीं होता, बल्कि समाज की आवश्यकता के अनुरूप होता है। अर्थात समाज या इसका प्रतिनिधित्व करने वाली सरकारें, राज्य इस तरह के चॉइसेज को, जिसे हम कह सकते हैं कि ये अध्यारोपित होती हैं, अर्थात ये जनता की प्रेफरेंस के अनुरूप बाजार व्यवस्था द्वारा उत्पादित नहीं होता इनका उत्पादन, बल्कि ये समाज द्वारा एक तरह से अध्यारोपित होता है, इम्पोज्ड होता है, और इन्हें सरकारों को अपने बजट प्रावधानों के अंतर्गत जनता को उपलब्ध कराना होता है। गुणाधारित वस्तुएं या मेरिट वस्तुएं हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनमें एक विशेष तरह की मेरिट है, श्रेष्ठता है, गुणवत्ता है, जो
लोगों के क्षमताओं में, कार्य क्षमताओं में इफ़िशियंसी को बढ़ाती हैं। और उदाहरण के तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र को लिया जा सकता है, जो एक तरह से आवश्यकताएं हैं। और जो मार्केट मैकेनिज्म है उनके द्वारा जो मूल्य निर्धारित होता है वो इतना महंगा होता है कि समाज का एक वर्ग, बड़ा वर्ग, इनको अफोर्ड नहीं कर सकता और इस नाते वह उससे वंचित रह जाता है। और इसलिए ये दायित्व समाज का है कि इन वस्तुओं को, जो उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाती हैं, उनको शिक्षित करके, उनको प्रशिक्षित करके, उनको स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा करके उनके मानसिक और शारीरिक दोनों कार्य क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है और उनके वैयक्तिक, पारिवारिक जीवन स्तरों के साथ साथ देश के आर्थिक विकास को भी बढ़ाने में इससे हमें मदद मिल सकती है। तो इस रूप में हमने ये आपको बताया कि मार्केट सिस्टम एक तरह से इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं होती और बजट प्रावधानों या सरकार के माध्यम से इन वस्तुओं का उत्पादन होता है और इन्हें वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है जिनको इनकी ज़रूरत होती है। और इनके उत्पादन जो है वो बजट कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस के आधार पर नहीं बल्कि इम्पोज चॉइसेस के रूप में होती हैं, जो समाज के द्वारा या राज्यों के द्वारा एक तरह से थोपी जाती हैं, अध्यारोपित की जाती हैं कि इन वस्तुओं का उत्पादन उपलब्ध कराया जाए उन वर्गों को जो बाजार व्यवस्था द्वारा निर्धारित मूल्यों पर इन्हें खरीदने में सक्षम नहीं है। तो दूसरा ये है कि इन वस्तुओं का उत्पादन समाज के कुछ विशेष वर्गों के लिए किए जाते हैं। सामान्य तौर पर जो बजट के प्रावधान होते हैं वो सामान्य जनता के लिए या पूरी पब्लिक के लिए होते हैं, लेकिन ये वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जिनको या जिनके उत्पादन और वितरण का प्रबंध बजट प्रावधानों के माध्यम से किया जाता है और इस तरह से यह एक विशेष वर्ग के लिए ये किया जाता है और वो वर्ग जिस किसी रूप में भी सरकारें तय करें, भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर कुछ पिछड़े हुए क्षेत्रों में रहने वाले लोग हो सकते हैं, आदिवासी, वनवासी इस रूप में, या फिर वो आय के आधार पर देखें कि इतने गरीब या एक तरह से जैसे आप कहते हैं कि गरीबी की रेखा के नीचे जो रहने वाले ऐसे कैसे लोग हैं, या अन्य तरह से भी वो देखा जा सकता है और जिनके आधार पर उनके लिए प्रावधान किए जा सकते हैं शिक्षा के, स्वास्थ्य के और मकान के। ये सब जो आवश्यकताएं हैं और जो कार्य क्षमताओं को बढ़ाती हैं, ये प्रावधान उनके लिए संभव है। इनके माध्यम से ये विशेष वर्गों के लिए इन वस्तुओं के उत्पादन सरकारों के माध्यम से या बजट प्रावधानों के माध्यम से संभव होते हैं और एक तरह से उन जो लक्षित समूह हैं उनको यथासंभव मुफ्त में या कई बार अनुदानित रूप में, सब्सिडाइज रूप में, रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि उन्हें इन वस्तुओं का वो उपभोग कर सकें और इससे उनके रहन सहन के स्तर में, उनके कार्य क्षमता में, उनकी सोच में ये सब प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव पड़ सकें। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे हमने कहा कि कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस के आधार पर नहीं बनते,
जहाँ पर लोकतांत्रिक सरकारें हैं, और आजकल अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक सरकारें हैं, और इन सरकारों को जो बनाने बिगाड़ने वाले लोग हैं ये जनता ही होती है। और जनता का एक वर्ग जो दबा कुचला है, सुविधाओं से वंचित है, आवश्यक सुविधाओं, मूलभूत सुविधाएं जो जीवन के लिए आवश्यक हैं वो भी उसे उपलब्ध नहीं है, और वो भी मतदान में हिस्सा लेता और सरकार के बनाने में उसका भी योगदान होता है। और कई बार, और जितनी ही जनता जागरूक होगी उतना ही सरकारों पर ये प्रेशर इनके होते हैं, और ये वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से भी हो सकते हैं, समूहों के माध्यम से हो सकते हैं कि इन मूलभूत सुविधाओं को जनता को उपलब्ध कराया जाए। और ऐसी स्थिति में सरकार इन दबावों के अंतर्गत भी बाध्य होती है कि वो बजट प्रावधानों के माध्यम से इन वस्तुओं का उत्पादन करे और उन वर्गों तक जो लक्षित समूह हैं वहाँ तक इसे पहुँचाए। और इस दृष्टि से भी, जैसे हमने कहा कि जो टारगेटेड ग्रुप है हमारे लक्ष्य, जिनको हमें सुदृढ़ बनाना है, समृद्ध बनाना है, शिक्षित, सुशिक्षित, स्वस्थ, वहाँ पर ये वर्ग, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि ये शिक्षा और स्वास्थ्य ये मानवीय पूंजी की अभिवृद्धि में सहायक होते हैं। और इन वर्गों तक जब हम इन सुविधाओं को पहुंचाते हैं तो जो मानवीय पूंजी है और उसकी जो गुणवत्ता है वो बढ़ती है। यही मेरिट है इन वस्तुओं की कि वो कार्य क्षमता को शिक्षा के माध्यम से, बेहतर स्वास्थ्य के माध्यम से बढ़ाते हैं, और जिनका आर्थिक क्रियाओं पर बहुत बेहतर प्रभाव पड़ता है। ये समूह जो होते हैं कई बार मुख्य धारा से कटे हुए होते हैं, इतने गरीब होते हैं कि समाज में कहीं वो टिक नहीं पाते, लोगों से संपर्क नहीं हो पाते, पढ़े लिखे नहीं होते, स्वस्थ नहीं होते। ऐसी स्थिति में वो जीवन की इस जटिल स्थिति में कुछ सकारात्मक सोचने की स्थिति में नहीं होते हैं। लेकिन जब उन्हें बेहतर शिक्षा उनके बच्चों के लिए या उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, वैसी स्थिति में धीरे धीरे ये भी मुख्य धारा से जुड़ते हैं और समाज से सीखते हैं, और कई तरह के नए जो कार्य जिनके बारे में कभी वो सोच भी नहीं सकते थे वो करने की प्रेरणा उनमें मिलती है। तो एक तरह से जब मानवीय पूंजी का विस्तार होता है, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार होता है, तो आर्थिक क्रियाओं में तेजी से विस्तार होता है और देश के आर्थिक विकास में भी अभिवृद्धि होती है। और इस दृष्टि से इन वस्तुओं को हम लोग मेरिट गुड्स कहते हैं, क्योंकि इनमें इस तरह की मेरिट होती है जो आर्थिक विकास में अभिवृद्धि करते हैं, लोगों की कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं, लोगों के जीवन स्तर को सुधारते हैं और जनता के सुख स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतरी लाते हैं। और इस दृष्टि से इन वस्तुओं का अपना महत्व है, और इसलिए सरकारों का ये दायित्व बनता है कि इन वस्तुओं का वो उत्पादन करें, और इनका उत्पादन जो है मार्केट प्रणाली या जो मार्केट सिस्टम है, कीमत यंत्र के माध्यम से होने की उम्मीद न करें, क्योंकि उनके बाजार व्यवस्था जो है ऐसी वस्तुओं को उत्पादन करने में विफल होगी, और अगर वो उत्पादन करती भी है तो उन तक उसे पहुंचाया नहीं जा सकता जिनको इन वस्तुओं की आवश्यकता है। तो इस दृष्टि से एक सामान्य अध्ययन हमने इन वस्तुओं के संदर्भ में किया है। कुछ उदाहरण दे करके हम आपको बता सकते हैं कि ये मेरिट वस्तुएं किस रूप में होती हैं, किन वस्तुओं को हम मेरिट वस्तुएं कह सकते हैं, और कैसे हम
इन वस्तुओं को उन तक पहुंचा सकते हैं जिनको इनकी आवश्यकता है। यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण लिखे हैं ताकि उनसे एक सामान्य समझ उन वस्तुओं के संदर्भ में हमारे सामने आ सके। शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण मद है मेरिट गुड्स का। और जब हम कहते हैं किसी विशेष वर्ग को, अर्थात ऐसा वर्ग जो बाजारीय व्यवस्था में शिक्षा को बाजार व्यवस्था द्वारा निर्धारित मूल्य पर प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्तियों या ऐसे समूहों के लिए शिक्षा को सरकारों द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए और वो मुफ्त शिक्षा हो, ताकि उनके बच्चे भी जो इस शिक्षा का मूल्य निजी क्षेत्र में निर्धारित मानदंडों के अनुरूप चुका नहीं सकते हों, उनको सरकार बजट के प्रावधानों के तहत, मैं बजट प्रावधान इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि बजट में जो पैसे आते हैं वो सरकार के विभिन्न स्रोतों से आते हैं, और उन स्रोतों का से जब हम किसी वस्तु या किसी कहीं पे खर्च करते हैं तो वो प्राविधान जो है वो सरकारों के माध्यम से आते हैं, जनता के थ्रू सरकार के माध्यम से आते हैं, और इन विशेष वर्गों के लिए ये कार्य किए जाते हैं। दूसरी जो मद है वो स्वास्थ्य के संबंध में, जैसे हम कह सकते हैं कि गरीबों को हम स्वास्थ्यवर्धक पोषक तत्वों से युक्त भोजन उपलब्ध करा सकते हैं उनके बच्चों को, क्योंकि हम जानते हैं कि वे कुपोषण के शिकार होते हैं, जो भोजन उनको चाहिए मिल नहीं पाता, इसलिए उनकी शारीरिक क्षमता जो है वो सही ढंग से विकसित नहीं हो सकती। तो इस वर्ग को ये सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकती है, मुफ्त में भी या फिर अनुदानित रूप में, सब्सिडाइज रूप में, रियायती दर पर, और वैसी स्थिति में उनके स्वास्थ्य पर इनके बेहतर प्रभाव पड़ सकते हैं, पड़ेंगे। तीसरी स्थिति है इसी तरह से चिकित्सीय सुविधाओं के संदर्भ में, अस्पतालों में इन विशेष वर्गों के लिए मुफ्त दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा सकती हैं, तमाम जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो उपलब्ध कराई जा सकती हैं, और कुछ सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं, और इस रूप में इनके स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था सरकारों के माध्यम से संभव है। रहने की व्यवस्था के संदर्भ में उन्हें सरकारों द्वारा सस्ते दामों पर मकान उपलब्ध कराए जा सकते हैं। फ्री में भी कुछ विशेष वर्गों के लिए ये मकान उपलब्ध कराए जा सकते हैं, ताकि जो उनकी जीवन की आधारभूत आवश्यकता है, भोजन, वस्त्र, मकान, वो पूरी की जा सकती हो, और उनके बच्चों को पढ़ने के लिए छात्रवृत्तियां दी जा सकती हैं, और इनका भी सरकारें व्यवस्था करेंगी, और इस रूप में शिक्षा में उन परिवारों की शिक्षा की व्यवस्था सरकार के माध्यम से संभव है, जो निजी क्षेत्र द्वारा या बाजार व्यवस्था के माध्यम से संभव नहीं है। एक और जिक्र हमने किया है, और वो है ओल्ड एज पेंशंस फॉर डिप्राइव्ड क्लासेज। ऐसे क्लासेज, ऐसे कई लोग हैं, कई वर्ग, कई तमाम लोग ऐसे हो सकते हैं जो वंचित हों तमाम सुविधाओं से, और वृद्धावस्था की स्थिति में हों, और किसी तरह का कोई साधन उनके पास न हो, निराश्रित हों। वैसी स्थितियों में सरकारों द्वारा उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की जा सकती है, और जिनके माध्यम से वो उनको अपने जीवन यापन में सुविधाएं मिल सकें। और इसी रूप में
ओल्ड एज हाउसेज भी सरकारों द्वारा बनाए जा सकते हैं जहाँ पर इनके रहने खाने पीने की व्यवस्था हो। तो ये सब ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनको हम मेरिट गुड्स कह सकते हैं, और इन वस्तुओं के प्रोविजंस जो होते हैं वो सरकारों को बजट के माध्यम से करने चाहिए, क्योंकि बाजार प्रणाली जो है वो इस तरह के कार्यों को नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर उन्हें लाभ नहीं मिलेंगे, उनके लागत के बराबर भी आय नहीं प्राप्त होगी। और वैसी स्थिति में क्योंकि ये मूल्य नहीं दे सकते बाजार व्यवस्था द्वारा निर्धारित इन वस्तुओं सेवाओं के, वैसे स्थिति में एक ही विकल्प बनता है, क्योंकि इन वस्तुओं का उत्पादन समाज के हित में, देश के हित में वांछनीय है, और इनका उत्पादन और वितरण बाजार व्यवस्था या निजी तंत्र द्वारा संभव नहीं है। इसलिए ये सरकारों के लिए एक तरह से कहा जा सकता है कि उनका दायित्व है कि वो इन वस्तुओं का उत्पादन और वितरण अपने हाथ में लें और उन लक्ष्य समूहों तक इसे पहुंचाएं जिससे सामाजिक कल्याण में वृद्धि हो और उसके माध्यम से देश के आर्थिक विकास या अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में अभिवृद्धि हो। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और वहाँ देखने का प्रयास करते हैं कि और ऐसी कौन सी स्थितियाँ हैं जहाँ पर सरकारों को आगे आना होगा, और इसलिए आगे आना होगा क्योंकि जो मार्केट मैकेनिज्म है वो उन स्थितियों में असफल सिद्ध होती है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियोज में। तब तक के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।